तो मेरे प्रिय छात्रों, आज से हम लोग एसएससी मेन एग्जाम पेपर थर्ड का अध्ययन करेंगे। एसएससी मेन एग्जाम पेपर थर्ड का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एसएससी की तैयारी सुगमता के साथ कर सकते हैं। किस तरह हम लोग एसएससी की तैयारी सुगमता के साथ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को भिड़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एसएससी परीक्षा की शुरुआत जो है सो 2010 यानी 2010 से प्रारंभ हुई। पहले चरण में जो है एसएससी में 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो एक एक नंबर का होता था, लेकिन फिर बाद में चल करके 13 से जो है सो 100 क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाने के बाद उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो हो गया सो 1 नंबर का जगह 2 नंबर का हो गया। तो इसमें 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस में जो है सो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका जो सिलेबस मेन रूप से है, पहला है बारंबारता तथा संचय बारंबारता, पहला चैप्टर हो गया, जिसमें उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर में जो हो गया सो प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम, सारा उस पहला ही चैप्टर में आ जाएगा। पहला चैप्टर में हो गया जैसे फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रेजेंटेशन ऑफ मैंने टेबल, डायग्राम, ग्राफ, सारा इसमें पढ़ना है। दूसरा अध्याय में जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे कि उसमें हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड और उसका रिलेशन, ये दूसरा अध्याय में पढ़ना है। तीसरा अध्याय हो गया डिस्पर्शन में हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें आएंगे हम लोग तो देखेंगे कि इसमें हम लोग 3 डिस्पर्सन में 4 रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसिटाइल, ऑक्टाइल, ये सारा को जो है सो हम लोग इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद डिस्पर्सन के बाद हम लोग आ जाएंगे तो मोमेंट एस्कुनेस कोटोसिस, ये अगला चौथा चैप्टर बनेगा, मोमेंट एस्कुनेस कोटोसिस, इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फिर देखेंगे हम लोग टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फ्रेंस, फिर हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग, फिर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट, फिर हम लोग देखेंगे आपको विभिन्न प्रकार का जो है सो जांच के प्रोबेबिलिटी, और इस तरह से हम लोग सारा सिलेबस को बारी बारी से जितना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग एकदम जीरो से शुरू करते हुए सबसे पहले पहला अध्याय जो है सो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो स्टैटिक शब्द का जो जन्म कैसे हुआ उसके बारे में। तो स्टैटिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जो है वह जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड अकेनवाल को जाता है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड अकेनवाल को जाता है। GOTTFRIED, फ्राइड अकेनवाल, गॉटफ्राइड अकेनवाल को जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1749 में सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले बताया था। उन्होंने 1749 में सबसे पहले
सांख्यिकी के बारे में बताया था। इसीलिए गॉटफ्राई डकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक सांख्यिकी का जनक आर.ए. फिशर, आधुनिक सांख्यिकी का जन्म आर.ए. फिशर। तो पहली बार जो है सो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो हुआ 1749 में हुआ। उसके बाद जो है सो आधुनिक सांख्यिकी का जन्म आर.ए. फिशर हुआ। अब इसका हम लोग देखेंगे सांख्यिकी की शब्द की उत्पत्ति। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, STATUS, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस तथा शब्द स्टेटस STATUS तथा इटालियन भाषा के शब्द स्टैटो, स्टैटो या स्टैटिस्टा, स्टैटो या स्टैटिस्टा शब्द से हुई है। जबकि जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक शब्द से हुई है, स्टैटिस्टिक शब्द से हुई है। इन सभी शब्दों का प्रयोग राजनीतिज्ञों की कला अथवा राजकौशल का विज्ञान अथवा राजगणित के लिए किया जाता था, राजगणित के लिए किया जाता था। तो इस तरह से ये सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति का हुआ। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ वह लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस अथवा इटालियन भाषा के शब्द स्टैटो या स्टैटिस्टा अथवा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक, इन सभी सब का अर्थ एक ही होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ जो होता है वह राजनीतिज्ञों की कला अथवा राजकौशल का विज्ञान अथवा राजगणित के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न भी उठता है कि प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजगणित क्यों कहा जाता था? प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजगणित क्यों कहा जाता था? तो प्राचीन काल से ही शासकों के द्वारा जन्म, मरण, भूमि, प्रशासकीय संगठन इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े संकलित किए जाते थे, जो केवल राज्य भर के लिए ही मान होता था। इसीलिए प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजगणित कहा जाता था। अब अगला हो गया इसका अर्थ। सांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे क्या हम लोग को क्वेश्चन यहाँ SSC में हो सकता है? तो सांख्यिकी शब्द जो होता है वह बहुअर्थी होता है। सांख्यिकी शब्द जो होता है वह बहुअर्थी होता है। उसका ढेर सारा मीनिंग होता है। जिस सेंस में उसका इस्तेमाल करेंगे उस तरह से उसका सेंस होगा। तो पहला जो हो गया उत्पाद, प्रोडक्ट के रूप में, पहला जो उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में डाटा कहलाता है, उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में डाटा कहलाता है। दूसरा विधियन यानी प्रोसेस, विधियन प्रोसेस के रूप में जो है सो सांख्यिकीय विधियाँ कहलाता है। विधियन प्रोसेस के रूप में सांख्यिकीय विधियाँ कहलाता है। और तीसरा जो है विवरणात्मक माप, विवरणात्मक माप मीन्स हो गया डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, विवरणात्मक माप के रूप में यह प्रतिदर्शज कहलाता है। विवरणात्मक माप के रूप में यह प्रतिदर्शज कहलाता है। प्रतिदर्शज का यहाँ पर सेंस हुआ कि हम लोग आगे चल करके सैम्पलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे P से पॉपुलेशन और P से पैरामीटर, P से पॉपुलेशन, P से पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन को जो है सो स्टडी हम लोग करते हैं पैरामीटर के थ्रू। उसी तरह से S से सैंपल और S से स्टैटिक, S से सैंपल, S से स्टैटिक यानी प्रतिदर्शज। तो सैंपल का संबंध जो होता है स्टैटिक से होता है या स्टैटिक का संबंध सैंपल से होता है। पॉपुलेशन का संबंध पैरामीटर से होता है, पैरामीटर का संबंध पॉपुलेशन से होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक जो हो गया है वह प्रतिदर्शज हो गया। इसीलिए जब हम लोग उसको लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के रूप में तो वह प्रतिदर्शज कहलाता है। सांख्यिकी शब्द और दो सेंस में उपयोग होता है, एक एकवचन और एक बहुवचन। तो सांख्यिकी शब्द को, सांख्यिकी एक वचन अर्थात विज्ञान के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे सांख्यिकी को एक विषय भी कहा जाता है। सांख्यिकी को विज्ञान भी कहा जाता है और सांख्यिकी को विषय, इसलिए एक वचन के रूप में जो हो गया वह सिंगुलर में जो है सो विज्ञान और विषय बन जाता है।
जबकि बहुवचन में सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्यात्मक तथ्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो हो गया ये आपको अर्थ हुआ कि सांख्यिकी शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिमाग में रखना है कि सांख्यिकी शब्द बहुअर्थी होता है। सांख्यिकी शब्द जिस रूप में उसके, इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुरूपिया। इसलिए पहला जो हो गया दिमाग में रखना है, प्रोडक्ट उत्पादन के रूप में जो है सो समग्र डाटा कहलाता है, समग्र डाटा। अब यहाँ पर उठता है कि डाटा क्या हुआ, डाटा समग्र आंकड़ा। तो सूचनाओं के भंडार को आंकड़ा कहते हैं, डाटा कहते हैं। सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होता है। सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होता है। इसलिए जब जैसे उदाहरण के लिए 2, 20, 50, 100, 150, तो अब ये क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें गुण जुड़ जाएगा तब जाकर के यह जो है सो डाटा, जैसे 5 मोहल्ले में घरों की संख्या, 5 बिल्डिंग में कमरों की संख्या, इस तरह से 5 बल्लेबाज द्वारा 1 बल्लेबाज द्वारा 5 पारी में बनाए गए स्कोरों की संख्या, रनों की संख्या वगैरह वगैरह। जब उसमें गुण जुड़ जाता है तब वह जो है सो डाटा कहलाता है। नहीं, इसलिए सभी अंक आंकड़े नहीं होते, केवल वही अंक आंकड़े कहलाते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होता है। तो ये डाटा शब्द हुआ, इसलिए उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में यह डाटा कहलाता है। विधियन के रूप में जो है सो यह स्टैटिकल मेथड हो जाता है, सांख्यिकीय विधियाँ। और विवरणात्मक माप के रूप में जो है सो यह प्रतिदर्शक कहलाता है। विवरणात्मक माप के रूप में यह प्रतिदर्शक कहलाता है। एक वचन के रूप में यह एक विषय के रूप में जाना जाता है, इसीलिए सांख्यिकी को सांख्यिकी विज्ञान भी कहते हैं। और बहुवचन के रूप में जो है सो यह जो है सो संख्यात्मक तथ्य बन जाता है। और एक पक्ष इसका भी सांख्यिकी का एक पक्ष एप्लीकेशन व्यवहार भी होता है। सांख्यिकी का एक पक्ष जो है एप्लीकेशन व्यवहार, इसलिए व्यवहारिक सांख्यिकी का जन्म जो हुआ वह अप्लाइड स्टैटिक्स का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जब भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ तब लोग इसके बारे में समझा जाना, तो वहीं से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सो सांख्यिकी में जो है सो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जन्म। अप्लाइड माने व्यवहार, व्यवहार में उतारा गया, अर्थात किसी काम को कैसे आसान कर लिए जाए, कैसे बनाए जाए, उसमें जब इस टेक्निक का प्रयोग होने लगा तो अब वहाँ पर जो है सो सांख्यिकी शब्द का जो है सो व्यवहारिक एप्लीकेशन शुरू हुआ, इसलिए अप्लाइड हुआ। जैसे उदाहरण के लिए अब हम लोग का पूरा कोर्स, तो हम लोग का पूरा कोर्स जो देख रहे हैं, तो पूरा कोर्स लगता है कि क्या, लेकिन जैसे उसको सिस्टमेटिक एक रूटीन के हिसाब से उसको बांट दें कि अब सोच लेते हैं हम लोग कि 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 2 घंटा वो पढ़ेंगे, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा रीजनिंग, जीएस, इस तरह से स्टैटिक्स, तो एक रूटीन बन गया। अब रूटीन पर चलने से काम आसान हो जाता है, रूटीन पर चलने से काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर सांख्यिकी में जो है सो काम को आसान करने का जो इसलिए जो है सो, इसलिए व्यवहारिक सांख्यिकी हुआ, व्यवहार अप्लाइड। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ, जीवन स्तर काफ़ी नीचे आ गया, तो चरणबद्ध तरीका से कैसे स्तर वाइज स्तर काम को बांट करके आसान करना है, उस टेक्निक में जो जो प्रयोग होने लगा, वहाँ पर जो स्टैटिक्स का प्रयोग होने लगा, सुविधा के हिसाब से काम को विभक्त किया जाने लगा, उसी टेक्निक को हम लोग अप्लाइड एरिया कहते हैं, व्यवहार कहते हैं सांख्यिकी। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए, मान लीजिए ग्रेजुएशन का सिलेबस कितना बड़ा है, अब उसी सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा पार्ट 1 में, थोड़ा सा पार्ट 2 में, थोड़ा सा पार्ट 3 में पढ़ करके हम लोग अब 3 साल में उसको पढ़ें तो काम आसान हुआ। वही 1 साल में पूरा यदि पढ़ना रहे तो जो है सो काफ़ी कठिन हो जाएगा। ये और वर्तमान समय में देखिए आजकल सेमेस्टर वाइज प्रणाली हो गया है, 6 मंथ के लिए भी हो गया है, तो 6 मंथ के लिए है, तो उसमें देखिएगा कि और कोर्स को और छोटा छोटा कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो है सो
हर चीज़ में मेरिट और डिमेरिट होता है। मान लीजिए अब छमाही में यदि आप 2-3 महीना बीमार पड़ गए तो आपको छमाही का एक टर्म प्रभावित हो जाएगा, लेकिन जब वही जो 1 वर्ष में था 2-3 महीने हो गए तो बाद में लोग उसको रिकवरी करता था। तो हर चीज़ में एक मेरिट और डिमेरिट होता है। तो सुविधा में जो है सो आपको कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी बहुत फ़ायदा भी होता है। तो इस तरह से इसका जो हुआ सो अर्थ हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि सांख्यिकी का परिभाषा क्या हुआ। तो जैसा हमने शुरू में बताया कि सांख्यिकी शब्द का जन्म जो है पहली बार 1749 में हुआ। गॉडफ्राई रकेनवाल सबसे पहले सांख्यिकी को बारे में बताया। उन्होंने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया, तो यह पहली बार था। तो पहली बार कोई भी चीज़ होता है तो सब लोग सहमत हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फिर उनके विचारों को लोग जानने लगा, समझने लगा, धीरे धीरे उससे जुड़ने लगा। तो ढेर सारे विद्वान आए, अपने अपने हिसाब से सांख्यिकी को परिभाषित किया। कुछ ने कहा सांख्यिकी कला है, कुछ ने कहा विज्ञान है, परंतु आज वर्तमान समय में सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। सांख्यिकी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी कला है, विज्ञान है या बोथ दोनों है। तो वर्तमान समय में सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि सांख्यिकी में कलात्मक पक्ष भी है और विज्ञान। अब कलात्मक हुआ कि हमेशा एक आकर्षक चित्र और डायग्राम, और इसमें हमेशा एक नया परिवर्तन जो हुआ वो विज्ञान हो गया। विज्ञान का अर्थ हुआ कि तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें हमेशा नए परिवर्तन की गुंजाइश होती है उसको विज्ञान कहते हैं। और कला हुआ जो इसमें बढ़िया बढ़िया चित्र डायग्राम और इस एक कलात्मक पक्ष जो सबको काम को आसान करके उसमें जो है सो एक साथ रखता है। तो इस तरह से ये जो हुआ सो उसका हुआ। तो ढेर सारे विद्वान आए, सब ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया। सर्वमान एवं आधुनिक युग की परिभाषा पहले, उसको फिर 2-4 को और परिभाषा देंगे, उतना याद नहीं रखना है, लेकिन एक कोई पढ़ रहे हैं तो एक पूछे तो हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हुआ कि सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है, परिभाषा में ही है। सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं उनका संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। फिर से एक बार, सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं उनका, अब यहाँ से संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है। पूर्वानुमान, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो ये उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखिए। ऑब्जेक्टिव, संकलन हो गया, कलेक्शन, संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग।
तो ये परिभाषा हुआ। अब देखिए यहाँ पर खाली इसको समझने से कितना क्वेश्चन और हो सकता है उसको ध्यान दें। कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो होता है वह 5 चरण में संपन्न होता है। कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो होता है वह 5 चरण में संपन्न होता है। उद्देश्य का निर्धारण कब कर, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। तो कोई भी अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तो कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने के लिए सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य सबका अलग अलग होता है, इसलिए इसका कोई स्थान नहीं हुआ है, इसका कोई चरण में काउंट नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा सांख्यिकी का पहला चरण क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डाटा। सांख्यिकी का पहला चरण क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा चरण क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तीसरा चरण क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा? तो 3 को होगा, डायग्राम होगा, ग्राफ होगा, टेबल होगा। आंकड़े को प्रेजेंट करने का 3 मेथड, डायग्राम, ग्राफ और टेबल, तीनों दिया रहेगा तो ऑल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से। फिर विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, तो इसी में सारा सिलेबस आ जाता है। जितना जैसे मीन, मीडियन, मॉड हो गया, फिर जो हो गया आपको डिस्पर्शन हो गया, फिर आपको जो है सो कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, फिर आपको मोमेंट स्कूनेस कोटोसिस हो गया, फिर आपको सारा प्रोबेबिलिटी विभिन्न प्रकार का टेस्ट हो गया, टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, वो सारा जो है सो इसमें आ जाता है। सैम्पलिंग हो गया, सारा इसमें आ जाता है। तो ये विश्लेषण के अंतर में सारा आ जाता है। फिर जो है सो निर्वचन हो गया। निर्वचन कोई चैप्टर नहीं है, जितना तजुर्बा हम लोग प्राप्त कर लेंगे उसके आधार पर हम लोग उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब निष्कर्ष निकालने के बाद अपना जो है सो पूर्वानुमान करके छोड़ देते हैं, क्योंकि सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साधन नहीं। अर्थात इसके नियम और सिद्धांत को अपना करके हम लोग अपने काम को आसान करते हैं, लेकिन ये मंजिल दिला देगा, ये इसका काम नहीं है। इसलिए कोई भी सांख्यिकीय काम जो होगा तो सबसे पहले यही 5 चरण से ही जाता है। तो सांख्यिकी का पहला चरण क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। इस पर भी अभी आगे आएंगे तो इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो संकलन हो गया, संगठन हो गया, तीसरा चरण हो गया प्रेजेंटेशन हो गया, चौथा चरण एनालिसिस हो गया, पांचवा हो गया इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके बाद पूर्वानुमान करके छोड़ देते हैं। अब करना न करना यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उद्देश्य तो यहाँ क्लियर हुआ, बीमार पड़ गए हैं तो अब जो है सो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर का चुनाव करते हैं कि किसके यहाँ हमको जाना है। जाने के बाद सारा चीज़ को डॉक्टर देखता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार का जांच जो लिखना है लिख देता है। अब लिखने के बाद वो सब करवा करके उसको रिपोर्ट को देख विश्लेषण करके और यहाँ पर जो है दवाई लिख देता है कि एक एक टैबलेट सुबह शाम 15 दिन खाइए। वो इंटरप्रिटेशन हो गया। अब उसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। जो खाया उसको जल्दी ठीक है, कभी कभी होता है कि नहीं खाया तो भी ठीक हो गया, तो वो अलग विषय है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन हुआ कि ऐसे सुबह शाम खाएंगे 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अब करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक, क्योंकि अब वहाँ पर सांख्यिकी का काम खत्म हो गया। अब पूर्वानुमान हुआ गया ऐसा 15 दिन करेंगे तो हो जाएगा। अब करना न करना यहाँ पर निर्भर है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। इसलिए सांख्यिकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह एक साधन है, साधन नहीं। अर्थात इसके नियम और सिद्धांत को हम लोग अपना करके अपने काम को आसान करते हैं। एक मोटा मोटी अभी जो आइडिया था बस सारा सब, फिर हम लोग इसको विस्तार में अभी चर्चा करेंगे आगे। तो ये हुआ। तो एक परिभाषा दिमाग में याद रहना चाहिए कि सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित, देख रहे ना, निश्चित निर्धारित उद्देश्य, कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो किए जाते हैं वह निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किए जाते हैं। यदि उद्देश्य नहीं होगा तो यह बेकार हो जाएगा। इतना उद्देश्य क्लियर है कि जिस दिन हम लोगों को भूख नहीं लगता है उस दिन हम लोग खाना ही नहीं बनाते हैं। इसलिए इसमें उद्देश्य का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यहाँ पर ठीक इसके विपरीत वह उद्देश्य ही है जो किसी काम को आसान करता है। इसलिए उद्देश्य का जैसे पता चल जाए, उद्देश्य हजारों हजार प्रकार का होगा और जिस प्रकार का उद्देश्य होगा उसी के लिए ना हम लोग डाटा तैयार करेंगे। इसलिए उद्देश्य जैसे ही क्लियर हुआ, जैसे दुनिया में हजारों हजार प्रकार का उद्देश्य है, तो जो उद्देश्य मिलेगा उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर
निकल जाना है। उस तरह के आंकड़ा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करके, विश्लेषण करके और उसका इंटरप्रेट कर देंगे। निर्वचन जो देखिए, निर्वचन कोई चैप्टर नहीं जो सुबह शाम हम लोग देखते होंगे कि 2-4 गो 5 गो बैठ करके टीवी पर डिस्कस करता है, वही एक प्रकार का निर्वचन हुआ, क्योंकि यह किसी घटना को घटित होने से रोकता नहीं है, अब ऐसा न हो उसी का उसमें प्रावधान होता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन निर्वचन जो है सो किसी घटना को घटित होने से रोक नहीं सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो उसका ही उसमें प्रावधान होता है। अंत में पूर्वानुमान करके छोड़ देते हैं। इसलिए निर्वचन हो गया, पूर्वानुमान करके छोड़ दिया। अब करना न करना ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। इस तरह से कोई भी सांख्यिकीय कार्य में जो है सो 5 चरण लगता है। तो परिभाषा में भी जिसको माने सामान्य में आधुनिक का परिभाषा हुआ, सांख्यिकी कला तथा विज्ञान है, जिसके अंतर्गत निश्चित निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं उनका संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान किया जाता है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। ये परिभाषा, लेकिन ढेर सारे विद्वान आए, सबने अपने अपने हिसाब से सांख्यिकी को तो 2-4 परिभाषा और बोल देते हैं, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि डॉक्टर बौले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक दूसरे से रिलेटेड फैक्ट के रूप में जो है सो प्रेजेंट किया जाता है। अकेनवाल के अनुसार राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह को समंक कहा जाता है। अकेनवाल के अनुसार, जो सांख्यिकी के जनक हैं, उनके अनुसार राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह को समंक कहा जाता है। वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों को या निवासियों की संख्या से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेष रूप से वे तथ्य है जिन्हें संख्याओं में या किसी सारणी में वर्गीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से जितने विद्वान आए सबने अपने अपने हिसाब से सांख्यिकी को परिभाषित किया। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी क्या है? प्ले ऑफ डाटा, सांख्यिकी आंकड़ों का खेल है। सांख्यिकी माधों का विज्ञान है, साइंस ऑफ एवरेज। सांख्यिकी साइंस ऑफ कैलकुलेशन, गणना का विज्ञान है। तो 2-4 चीज़ों को दिमाग में रखें और एक जो परिभाषा शुरू में बार बार बताए हैं उसको दिमाग में रखें कि कोई पूछे तो सांख्यिकी क्या है, उसका परिभाषा तो हम लोग को आना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखेंगे परिभाषा से जो है सो सांख्यिकी में क्या क्या जो है सो निष्कर्ष या उसका विशेषता होता है, तो उस पॉइंट को देखें। समंक तथ्यों के समूह में होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। समंक तथ्यों के समूह में होते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि सांख्यिकी जब भी होता है वह मेरे बारे में नहीं बताएगा, पूरे टीचर के बारे में बताएगा। कक्षा में एक विद्यार्थी के बारे में नहीं बताएगा, पूरे कक्षा के बारे में बताएगा। मोहल्ला का एक आदमी बदनाम होने से पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाता है। देश का एक आदमी बदनाम होने से पूरा देश को बदनाम कर देता है। तो इसलिए सांख्यिकी जो है वह हमेशा समूहों में होता है। शरीर का एक अंग गड़बड़ होने से पूरे शरीर को गड़बड़ कर देता है। तो इस तरह से ये समूह में काम करता है। इसलिए सांख्यिकी जो समंक जो होता है तथ्यों के समूह में होते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, अब किसी को एक आदमी को आप दिमाग में रख करके उस ग्रुप में लेकिन सब में जाएगा। इसलिए सांख्यिकी समूहों, इसलिए सांख्यिकी में जो है व्यक्तिगत का कोई स्थान नहीं है। इसमें जो है सो हमेशा समूह का ही मेन ख्याल रखा जाता है कि समूह में होगा। इसलिए सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। इसमें इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है, इसमें समूह तो ग्रुप पर बल देता है। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तथ्य 2 प्रकार का हो जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक। तो गुणात्मक जैसे हुआ सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, ये सब जो हो गया गुण तत्व हुआ। मात्रा तत्व हुआ संख्या में
10, 20, 50, 100, 200, 500। इसलिए तथ्यों को सांख्यिकी जो है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है। समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है, क्योंकि अब मान लीजिए अब एग्रीकल्चर पर शोध कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित ही आंकड़े उसमें एकत्र किए जाएं। दूसरा आंकड़ा यदि घुसपैठ हो जाएगा तब जाकर के जो है सो उसमें काम नहीं बनेगा। दूसरा आंकड़ा घुसपैठ हो जाएगा तब उसमें काम नहीं बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सांख्यिकी जो है में सजातीयता और एकरूपता होना आवश्यक है। समंकों का संकलन गणना व अनुमान विधि द्वारा किया जाता है। समंकों का संकलन जो है गणना या अनुमान विधि द्वारा किया जाता है। अगला, समंकों का संग्रहण किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। समंकों का संग्रहण जो है किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक आंकड़े को एकत्र करने का कोई मतलब नहीं होता है। आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए। आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए। समंकों के संग्रहण में उचित मानक की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। आंकड़ा परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सांख्यिकी में जो है सो आगमन तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या थे से नहीं मतलब है क्या है, क्या थे से नहीं मतलब है क्या हैं, या क्या होने जा रहे हैं उससे भी नहीं मतलब है। इसलिए सांख्यिकी में जो है सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है उसके बारे में देखा जाता है। तो इस तरह से ये जो हुआ सांख्यिकी का परिभाषा हुआ, और सांख्यिकी परिभाषा में क्या क्या जो है सो सुविधा हुआ, क्या क्या जो है सो इस तरह से हम लोग उसमें देखें। और अगला होगा सांख्यिकी की सीमाएं।